हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के दो एग्जाम्पल पढ़े। बेल्जियम ने स्थिति को कैसे हैंडल किया और श्रीलंका में गृहयुद्ध की स्थिति कैसे बनी, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इस कहानी में से हमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में क्या शिक्षा मिलती है? क्या दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं? फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग तरीके से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बेल्जियम को इस तरह का लगा कि अलग अलग जो समुदाय धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर, सबको साथ लेकर चलने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष में सत्ता की साझेदारी करने पर सभी लोग सहमत हुए। श्रीलंका में बिल्कुल ठीक इसका उल्टा हुआ। वहाँ पर सिंगलियों ने तमिलों को कोई मान सम्मान नहीं दिया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुता कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न मानने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है, जो श्रीलंका ने किया। तो श्रीलंका को गृहयुद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ा। अब इन कहानियों को पढ़ के हम चलते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है भी इसमें से बनेगा। जो इस तरह दो प्रकार के तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दिए जा सकते हैं। पहला तो है सत्ता का बंटवारा ठीक है, यानी बेल्जियम वाला सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा यानी डर होता है, डर कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, यानी बहुसंख्यक जो भी हैं उन समुदाय की इच्छा को बाकी जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उन पर एकदम से उसी टाइम थोपना लाभकारी लग सकता है, परंतु आगे चलकर यह देश की एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का जो बंटवारा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, यानी जो भी लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए और लोग इसी तरीके से रहें, इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही मानी जाती है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक कहते हैं और दूसरे को नैतिक तर्क कहते हैं। युक्तिपरक या समझदारी, युक्ति समझदारी वाला है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, यानी जिसमें फ़ायदा होता है उन रिजल्ट्स परिणाम पर जोर देता है, जबकि नैतिक फर्ज सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो ये सत्ता का महत्व बताया है, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। लोकतंत्र में सभी का सम्मान करना इसकी आत्मा कहलाता है और उस पर जोर देना ज़रूरी है। अगर इस पर जोर नहीं दिया गया, सभी को साथ लेकर नहीं चलाया गया, तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ भी दिखा रखा है भी साफ साफ, युक्तिपरक। युक्तिपरक का मतलब होता है लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया गया फैसला। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला हमेशा इसके उल्ट होता है। यानी युक्तिपरक का मतलब है हमें कैलकुलेशन करनी होती है कि ये अगर ये फैसला लिया जाता है
तो लाभ हानि, किस किस का नुकसान होता है, किस किस का लाभ होता है, तब ये फैसला लिया जाता है। और ये नैतिकता के बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, एक ये थोड़ा सा और बताया, छोटा सा पॉइंट है, आपने क्या समझा। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। एनीते बेल्जियम में है, उत्तरी इलाके में डच मीडियम का स्कूल है, वहाँ पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो, यानी उसके बहुत सारे दोस्त हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और उसके साथी जो चाहते हैं कि उस पढ़ाई जो फ्रेंच भाषा में हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं, और इसके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। तो आप अपने आप सोच के बताएंगे कि कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है, किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक, और क्यों। सीधा सा मतलब है, बेल्जियम की सरकार पूरा कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर सबको साथ लेकर चला गया है। और जो वो क्या है, ये दूसरा श्रीलंका वाली, ये तमिलों के साथ भेदभाव करती है, नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आगे, खलील की उलझन, ये और टॉपिक और देखते हैं अभी। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात को खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी इस प्रकार थी। खलील नाम का आदमी बेरूत शहर में रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे, यानी माँ का धर्म अलग, बाप का धर्म अलग। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, माँ थी सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, परंतु गृहयुद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। इस तरह की लड़ाई में खलील का चाचा मारा गया। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार यह तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी राज्य सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आज़ादी लगभग बराबर थी। अंत में स्पष्ट बहुमत के साथ मुसलमान क्या दोनों पक्ष समझौते के साथ चल रहे हैं। खलील को इस बात की बड़ी गड़बड़ी लगती है कि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के चलते वह बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता था। वह न तो माँ के धर्म को मानता है न पिता के धर्म को। असल में वह चाहता ही नहीं था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे यह समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव करवाइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, और अब जिसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उनके जिन बड़े बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए जहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या कुछ नया करते? विक्रम और बेताल की जो बीच हुए समझौते को दोहराना बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला।
अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कहानी है, ये सत्ता के साझेदारी की ही कहानी है जो उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो ये आप अच्छी तरह समझना, इसको नहीं बात समझ में आए तो मेरे को बताना, कल इससे आगे होगा भी सत्ता की साझेदारी के रूप। थैंक्स।